नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजेश का अर्थराज। यानी हमारा वो कार्यक्रम जिसमें दरअसल हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का की हालत क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। आज दरअसल हम फिर मुखातिब होंगे द हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व कार्यकारी संपादक राजेश महापात्र से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे अचानक जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है बढ़ रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ऐसा क्यों है। तो राजेश से बात शुरू करने के पहले स्क्रीन पर अगर आप नजर डालें तो आपको मैं कुछ ग्राफिक्स बता देता हूं कि दरअसल इस वक्त जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 9.6% है, पिछले 26 महीने में सबसे ज्यादा है। जो विदेश व्यापार घाटा है अगर उस पर नजर डालें तो वो 28.21 बिलियन डॉलर है। साथ ही साथ अगर हम बेरोजगारी पर देखें तो 5.5% है। LFPR 54.4% है और जो 11 महीने में सबसे नीचे है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके अलावा अगर विदेशी पूंजी भंडार पर भी नजर डालें तो उसमें भी हमें चिंताजनक बातें दिखाई पड़ रही हैं। 671.63 बिलियन डॉलर पिछले साल की तुलना में 13% की गिरावट है। यानी अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पिछले साल की तुलना में कम दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो जो खुदरा मूल्य सूचकांक है वो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए ताकि उसमें महंगाई दिखाई ना पड़े। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कारण है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स की आपने जिक्र की और एक चीज मैं बता दूं कि अभी अभी और एक नया इन्फ्लेशन नापने की एस्टिमेट सरकार ने रिलीज की है। उसको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स या आउटपुट प्राइस इंडेक्स। एक्चुअली दरअसल में ये जो इंडेक्स है ये ज्यादातर प्रचलित है डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप में ज्यादातर लोग इसके ऊपर नजर रखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो होता है जो बाजार में जो होलसेल रेट पर किस रेट पर सामान मिल रहे हैं, और जो आउटपुट प्राइस इंडेक्स है वो ये है कि जब फैक्ट्री से सामान निकल रहा है, फैक्ट्री गेट के से जब निकल रहा है उस समय उसका क्या भाव है। तो ज्यादातर अमेरिका और यूरोप में उसके ऊपर नजर डालते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा एक अच्छा आंकलन देता है कि कंपनियों को प्रोड्यूस करने के बाद कंपनियां चीजों के दर कितना बढ़ा रहे हैं। तो इसका पहला एस्टिमेट अभी आया जो आप 9.68 होलसेल प्राइस इंडेक्स दिखा रहे हैं, आउटपुट प्राइस इंडेक्स भी लगभग उसी के आसपास है, 9.4%। यानी कि ये तो आपने यहां दिखाया कि 26 महीने में सबसे ज्यादा है, लेकिन 26 महीने पहले कुछ समय के लिए ये इतने ऊंचाई पर पहुंचा था। इससे पहले अगर हम चले जाएं तो इस तरह का हमें, क्योंकि ये अभी यहां से खिसकने वाला नहीं है, उसको मैं बताऊंगा क्यों अभी बहुत जल्द ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का हम होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन या अब जो आउटपुट प्राइस इंडेक्स आ गया है, इस तरह का हमने इन्फ्लेशन 2008 का जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद तेल के भाव भी बढ़ गए थे विश्व बाजार में और हमें बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई का मुकाबला करना पड़ा था 2009-10 में, और उस समय ये उसी रेट पर पहुंचा था, उस स्तर पर पहुंचा था। इसका मूल कारण तो कच्चा तेल है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कच्चा तेल का एक बड़ा भाग है। तो कच्चा तेल जो है वो, जैसे हम सब जानते हैं, जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से क्रूड ऑयल का रेट $100 के ऊपर प्रति बैरल ऊपर चला गया, और बावजूद अभी शांति की आशा जो है वो काफी लोगों ने जताया है और एक तरह से सीजफायर लागू है, उसके बावजूद थोड़ा बहुत उसमें कच्चा तेल के भाव गिरे, लेकिन वैसा नहीं गिरे हैं जिससे कि लग रहा है कि जो प्री वॉर लेवल था, जबकि ये $65-70 थे, वहां उसके आसपास आने की कोई उम्मीद इतना जल्दी लोग नहीं लगा रहे हैं। तो ना केवल उसके चलते अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स एलिवेटेड है, आने वाले दिनों में भी कम से कम कुछ महीनों तक ये इस लेवल पे रहेगा और हो सकता है कि इस लेवल से भी पार कर जाए। उसका और एक कारण है कि एक तरफ कच्चा तेल का भाव बढ़ गया है क्योंकि ईरान युद्ध के कारण,
दूसरा है कि अब हम जो कमोडिटी मार्केट है, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट है, वहां पर एक सुपर साइकिल लोग कहते हैं उसको, जो अर्थशास्त्री लोग हैं जो उसको कहते हैं कि ग्लोबल कमोडिटी साइकिल में कमोडिटी मार्केट में एक सुपर साइकिल का दौर आया है। सुपर साइकिल क्या है, मैं दर्शकों को समझा दूं। ये वो साइकिल होता है जिस समय की कमोडिटीज का सप्लाई के तुलना में डिमांड इतना बढ़ जाता है कि लगातार उनके भाव बढ़ते हैं, और खास करके ये इस बार मेटल्स ड्रिवन है। और पिछले 200 सालों में ये 5वीं बार है हम सुपर साइकिल देख रहे हैं। पहली बार हम 1890s में देखे थे, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब पूरा यूरोप इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था, तब जो है लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रहे थे। उसके बाद हमने देखा 1930s जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद जब रिकवरी होना शुरू हुआ, तब हुआ था एक सुपर साइकिल। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका की इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ा और जापान का बढ़ा, तब एक सुपर साइकिल हमको देखने को मिला था 1960s में। उसके बाद 1990 के अंत तक एक दोबारा सुपर साइकिल शुरू हुआ, जिस समय आप सुने होंगे कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग बूम शुरू हुआ, चाइना में ओलंपिक्स गेम हुआ, उसके चलते लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब का मार्केट में भाव बहुत बढ़ने लगा। उसके बाद ये हम 5वां सुपर साइकिल देख रहे हैं। तो यहाँ सोने का भाव बढ़ा पहले, उसके बाद सिल्वर, चांदी का भाव बढ़ा। चांदी एक बड़ा इंडस्ट्रियल इनपुट है। उसके बाद अब देख रहे हैं कॉपर का रेट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कॉपर का बहुत सुपर साइकिल अभी का जो है उसका 2 कारण है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो ये ग्रीन एनर्जी के तरफ जाने की जो एक प्रयास है, उसके लिए कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, क्योंकि लिथियम बैटरी में यूज होता है, इन चीजों का डिमांड बहुत बढ़ गया है। और दूसरे तरफ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, वहां एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में जो ये सुपर साइकिल चल रहा है, और इनमें से कई सारे चीजें जो है हमारे ऊपर डायरेक्ट उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो कच्चा तेल एक तरफ है, कल को कच्चा तेल का भाव थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन ये जो सुपर साइकिल ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में चल रहा है, जो कॉपर के भाव है, जो चांदी के भाव है, जो बैटरी में जो यूज होता है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, लिथियम बैटरी, कोबाल्ट, और जो डेटा सेंटर्स वगैरह में जो भी लगाया जाता है, और वहां पानी का भी बहुत जरूरत है, इन चीजों का डिमांड आने वाले समय में बहुत ऊंचा रहेगा। तो ये दोनों दो तरफा जो है एक प्रेशर आया है, तो इसीलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ये ऊपर आ चुका है, और कई अब आने वाले दिनों में ये इस स्तर से बहुत नीचे खिसकने वाला नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कंपनियां जो आपके लिए चीजें बनाते हैं, वो इन चीजों का जो इनपुट्स है, ये जो कमोडिटी इनपुट्स है, उसके लिए अगर उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर के ऊपर वो चीज को पास ऑन करेंगे। तो अभी हमने रिटेल इन्फ्लेशन, हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अगर हम लें, सरकार के स्टैटिस्टिक्स, वो लगभग 4% के करीब करीब है। आरबीआई का टॉलरेंस लेवल उन्होंने अभी रिवाइज किया है कि 6% तक रहे तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर भी प्रेशर आएगा, तब जो है कंज्यूमर डायरेक्टली हिट होगा। ऑलरेडी कंज्यूमर हिट होना शुरू हो चुका है। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीने का, अभी हाल में जितने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जो आपके टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, रोजाना खाने का चीज बनाते हैं, उनका अगर आप देखेंगे क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स आया, और ताजुब की बात यह है कि हम कहते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है डिमांड करने के लिए, लेकिन इन कंपनियों का जो है, अगर आप 3700 जो लिस्टेड कंपनी है उनका अगर मुनाफा देखें और सेल्स देखें, तो सेल्स में लगभग डबल डिजिट ग्रोथ आ गया। ये आश्चर्य की बात है, वो आश्चर्य की बात नहीं है। इसका मतलब वॉल्यूम ग्रोथ वैसा नहीं है, यानी कि ये अपना चीजों का कीमत बढ़ा चुके हैं मार्केट में। आज के समय पर उपभोक्ता जो है रोजाना जो कंज्यूम करता है, उसके लिए 8 से 10% ज्यादा पैसा ऑलरेडी दे रहा है।
आशुतोष जब तक आते हैं तो मैं ये बताता हूं कि ऐसे हालत में हम आगे की क्या उम्मीद रखें। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कदम ले सकता है जिससे कि आशुतोष आप थोड़ी देर के लिए बाहर हो गए थे, तो मैं अभी वही कहने जा रहा हूं। ऐसे ठीक है, हालत मैं सुन रहा था आपकी बात, प्लीज कंटिन्यू। ऐसे हालत में हमें सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहिए या सरकार को क्या करना चाहिए, कम से कम हमारे जो आम आदमी है उसके ऊपर महंगाई का भार कम करने के लिए। मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में अभी ईरान का युद्ध वहां पर थोड़ा मामला संभला है, तो थोड़े बहुत कच्चा तेल का भाव नीचे गिरेगा। अभी भी हमारे ऑयल कंपनी जो है, हमने लगभग 4 बार पेट्रोल और डीजल प्राइस हम बढ़ा चुके हैं, एलपीजी का रेट्स बढ़ा चुके हैं। उसके बावजूद ऑयल कंपनियों का कहना है कि उनका अभी भी 40 से 50% अंडर रिकवरी है। तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि हम थोड़ा सा हमारे पिछले अनुभूति से कुछ सीखें। जब पिछले बार ऐसे क्राइसिस आया था, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय, उस समय यूपीए की सरकार थी, 3 भाग में बांट दिया गया था इस चीज का बोझ को। एक, सरकार अपने तरफ से टैक्स कट की, जो इस बार भी सरकार कर चुकी है। कुछ पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया गया, जो इस बार भी हो चुका है। तीसरा, ऑयल कंपनियों को बताया गया कि आप भी कुछ नुकसान अपने ऊपर, कुछ बोझ लो, कुछ नुकसान झेलो। और वो इसलिए कि पिछले कुछ सालों में कच्चा तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में काफी स्टेबल रहा और अफोर्डेबल रहा, जिसके चलते हमारे जो ऑयल कंपनीज है, भारत पेट्रोलियम कह लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कह लीजिए, एचपीसीएल कह लीजिए, इनका मुनाफा अच्छा खासा हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो जैसे भारत पेट्रोलियम का ही ले लीजिए, 25,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो इनके पास वो कैपेसिटी है कि थोड़े देर के लिए ये वो शॉक ले ले, और जब कच्चा तेल का रेट थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो इनकी जो अंडर रिकवरी है वो कम हो जाएगा। तो मेरा पहला मानना यह है कि जिस तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स में उछाल आया है, उसको नजर रखते हुए सरकार को अभी और कोई पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक करना नहीं चाहिए, और कोशिश ये भी करना चाहिए कि एलपीजी प्राइस का भी और हाइक ना हो, क्योंकि एलपीजी प्राइस का लगातार हाइक होते जा रहा है। और ये क्योंकि एक बार ये पेट्रोल डीजल प्राइसेस जो अभी हाइक हुए हैं उसका धीरे धीरे इंपैक्ट आने लगा है, और अगर बढ़ेंगे तो जैसे एलपीजी प्राइस बढ़ता है तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे, वहां बढ़ जाएगा। रास्ते में आप जहां से समोसा बड़ा कुछ भी खाते हैं तो उसका चाय तक सबका रेट बढ़ गया है और भी बढ़ेगा। हमारे तो शास्त्री भवन के पास जो समोसा वाला है, 15 रुपए का समोसा बेचता था, आज 25 रुपए में बेच रहा है। क्योंकि ना केवल एलपीजी प्राइस बढ़ा है, क्योंकि जो राशनिंग हो गया है, 21 दिन से पहले आप ऑर्डर नहीं कर सकते, उसके चलते उनको ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ रहा है। और ब्लैक मार्केट में जो रेट है, जो मुझे सुनने में आता है, अभी भी 2500-3000 रुपए सिलेंडर देना पड़ता है। उस तरह से पेट्रोल और डीजल का, और खास करके अभी मानसून शुरू हो गया है, डीजल का बहुत डिमांड किसानों के बीच में होता है, ट्रैक्टर वगैरह के लिए, पंप वगैरह चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर डीजल के लिए और रेट अगर आप बढ़ाएंगे, ऑलरेडी ये जो बढ़ती हुई रेट है वो या तो किसान उसका नुकसान उठाएगा, या तो आपको किसान को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उसका भी फिर से इन्फ्लेशन। क्योंकि एक बार ये पेट्रोल डीजल सब चीजों का इनपुट है। और जैसे मैंने कहा, कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, जैसे कॉपर बढ़ जाता है। कॉपर बहुत सारे चीज में क्रिटिकल। आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपका ट्रांसफार्मर फूक जाता है, क्योंकि मैं अपने सोसाइटी का भी ट्रांसफार्मर हमारा रिप्लेसमेंट हुआ 1.5 साल पहले। जो रेट पे हम लोग दूसरा ट्रांसफार्मर रिप्लेस किए थे, आज के डेट पर उसका 40% ज्यादा हमको देना पड़ा है, सिर्फ 1.5 साल में 40%। क्योंकि ट्रांसफार्मर में बड़ा कॉस्ट कॉपर का होता है। कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इनपुट है। तो कहने का सारांश ये है कि हमारे ऊपर से संकट हटा नहीं है, और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का आप देख रहे हैं जो आंकड़े आए। और ये जो महंगाई का जो मैं कह रहा हूं, जो बेसिक इनपुट कॉस्ट, कहीं ना कहीं इससे जो है डिमांड सप्रेशन होगा, और उसके चलते निवेशक जो है वो ज्यादा पूंजी नहीं लगाएगा। कंपनियां अपना बिजनेस एक्सपैंड करने से हिचकेंगे, तो उससे साफ उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि नई नियुक्ति बनने से बन नहीं पाएगा। तो
अभी जो मुश्किल का जो दौरा हमारे लिए शुरू हो चुका है, एक तरह से जो आर्थिक संकट है, जिसको विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाला है, कह रहे थे, और एक तरह से हम देख रहे हैं ये आर्थिक संकट गहरा होते जा रहा है। तो ये कहना कि अभी ईरान का युद्ध थम गया और जी ट्रंप के साथ हमारा ट्रेड डील हो जाएगा, सब चंगा सी, स्टॉक मार्केट पिछले 3-4 दिनों में कुछ उछाल दिखाई दे दिया, तो लोग बड़े अब रिलीफ लेने लगे हैं कि सब चीज ठीक हो जाएगा। मेरा कहना है कि सब चीज ठीक होने वाला नहीं है, कठिनाई का समय नहीं गया है और बड़े बिल्कुल मुश्किलें आएंगे, हमें संभल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो राजेश ने जो स्थिति बताई है वो हमारे ख्याल से थोड़ी चिंताजनक है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन स्थितियों को समझकर कुछ अच्छे कदम उठाने की कोशिश करेगी, ताकि कम से कम जो महंगाई का आम आदमी के ऊपर जो भार पड़ रहा है उसमें कुछ वो हैंडल कर सके, या कम से कम उसका कुछ भार जो है वो सरकार शेयर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।